कराएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 27 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरविल ऐप। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है वर्णों का उच्चारण स्थान। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि आखिरकार टोटल स्वर और व्यंजनों को हम किस शरीर के पार्ट या अंग का इस्तेमाल करते हुए उच्चारण कर पाते हैं। तो वर्णमाला का हमारा दूसरा सेक्शन है दोस्तों, और वो दूसरा सेक्शन है वर्णों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण स्थान। और इन उच्चारण स्थान में जो कुल संख्या है वो है 8। और पहला उच्चारण स्थान है हमारा अकु है विसर्ज्य नाम कंठ, जिसके बारे में हम कल भी पढ़ चुके थे। अकु है विसर्ज्य नाम, अकु है विसर्ज्य, अकु है विसर्ज्य नाम कंठ। कंठ कह रहे हैं हम प्यारे दोस्तों यहाँ गले को। कंठ किसे कहते हैं? गले को। तो यहाँ से कौन कौन से वर्णों का हम उच्चारण कर सकते हैं? इधर से हमने ए लिया, जब छोटा है प्यारे दोस्तों तो फिर बड़े आ का भी उच्चारण वहीं से ही होगा जहां से छोटे ए का होता है। इसके बाद में इसमें लगा है ऊ की मात्रा, इसका अर्थ होता है यहाँ पे वर्ग, जिसके साथ ये लगा है उसी के साथ वो वर्ग हो गया, कै वर्ग। यहाँ पर हो गया कु का, यहाँ है ले लिया हमने। और इसके बाद में ये कह रहा है इस वाले विसर्ग की बात कर रहा है, तो यहाँ विसर्ग है। नाम का अर्थ हो गया आपका नाम वाले। तो इन नाम वाले वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? गला होता है। तो पर्टिकुलर एक ही जगह से प्यारे दोस्तों मैक्सिमम जो हम वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं, तो वो टोटल जो हमारे वर्ण होते हैं 52, उनमें से केवल एक ही जगह से प्यारे दोस्तों कुल 8 ही वर्णों का हम उच्चारण कर सकते हैं, और 8 ही हमारे क्या होते हैं? उच्चारण स्थान होते हैं।
ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये ए हुआ, इसको काउंट इसके साथ नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों में केवल अंतर इतना है, जितना समय उच्चारण में इसमें लग रहा है उसका डबल समय लग रहा है आ में। तो काउंटिंग में प्यारे दोस्तों आ नहीं आता, काउंटिंग में यहाँ ये आएगा। कै वर्ग के 5 वर्ण आएंगे, कौन कौन से? कै, खे, गे, कै, खे, गे, घे, और इसके बाद में ये वाला गे। तो 1 और 5, 6, 7 और 1 ये विसर्ग आपका। इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान हम कहाँ से कर रहे हैं प्यारे दोस्तों? गले से अर्थात कंठ से इनका उच्चारण किया जा रहा है। आप प्रैक्टिकली खुद भी अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ दूसरा जो उच्चारण स्थान है हमारा वो क्या है? ईचू यसा नाम, ईचू यसा नाम तालव्य, ईचू यसा नाम तालव्य। तो तालव्य जो उच्चारण है प्यारे दोस्तों, जैसे हमारा कंठ ये वाला हिस्सा है शरीर का, ऐसे ही तालव्य हमारे मुख के अंदर जीभ के ऊपर और नीचे जो खाली जगह है, जो स्पेस है, उसको हम क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। तो इसमें से क्या आ गया है आपका? छोटा ई। जहां से छोटे ई का उच्चारण होगा वहां से बड़े ई का भी। और यहाँ च के नीचे ऊ की मात्रा लगी है, इसका मतलब हो गया यहाँ पर च वर्ग। इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ हमने ले लिया आपका ये वाला ये, और इससे ले लिया ये वाला से। तो आपको एक ही जगह से मैक्सिमम 8 का आप कर सकते हैं। तो यहाँ इस च वर्ग के अंतर्गत क्या आ गया आपका? च, छ, जे, झ, और ये वाला आपका ये 1 और 5, ये 6, 7 और 1 8। इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान जो है आपका वो क्या है? तालु। नाम का अर्थ हो गया नाम वाले, और यहाँ तालव्य का अर्थ हो गया आपका यहाँ पर तालु। ये क्या हो गया आपका? तालु। तो यानी कि ई, छोटे ई का और बड़े ई का, च वर्ग के 5 वर्णों का च, छ, ज, ज, ये और से का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, आप 3 अलग अलग से का प्रयोग करते हो। एक आपका प्यारे दोस्तों ये वाला से होता है, एक ये से होता है, और एक ये से। इन तीनों का ही उच्चारण आप शरीर के अलग अलग अंगों से करते हो। इसका उच्चारण स्थान आपने अभी पढ़ा, इसका क्या है? तालव्य, जिसको तालु भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये रहा आपका ये वाला से। ऐसे ही इसका जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो क्या है? मूर्धन्य है, मूर्धा से उच्चारित करते हैं। और इसका से का उच्चारण स्थान क्या है? दंतव्य, इसमें हम दांत का इस्तेमाल करते हैं। तो तीनों तरह के से का उच्चारण स्थान अलग अलग हैं। इसी वजह से हम पर्टिकुलर जब शब्दों के अंतर्गत हम वर्णों को इस्तेमाल करते हैं या हम शब्दों वर्णों का उच्चारण कर रहे होते हैं, अगर उनका अशुद्ध उच्चारण होगा तो वो अपने आप में आप गलत उच्चारण स्थान का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो जब आप प्रयोग करते हो च, छ, ज, तो आपके मुख के अंदर जो जीभ है वो तालव्य का स्पर्श कर रही है, इसलिए ये सारे के सारे उच्चारण प्यारे दोस्तों इन वर्णों का आप तालव्य अर्थात तालु से करोगे। यह का उच्चारण करेंगे तो आप जीभ का फंक्शन देखो, आपके मुख के अंतर्गत जीभ कहाँ एक्टिव है। आप से का उच्चारण करोगे तो भी जीभ का फंक्शन देखो। जैसे प्यारे दोस्तों आप ये प्रयोग करते हो, एक सादी ये वाला है जो आजकल चल रही है, और एक होता है सीधी सादी। तो जब इन दोनों सादी का प्रयोग करोगे, इस वाले से में किसका प्रयोग कर रहे हो आप? तालव्य का प्रयोग कर रहे हो, और इस वाले में किसका प्रयोग कर रहे हो आप? दंतव्य का प्रयोग कर रहे हैं। तो कई बार शब्द दे के भी पूछ लेता है, सादी में जो से है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो आप कहोगे तालव्य। इस वाले सादी में उच्चारण स्थान क्या है? दोनों में अंतर क्या है? एक में तालु का उच्चारण कर रहे हैं और एक में दंतव्य। बाकी सारे उच्चारण स्थान आपके यहाँ सेम है। जैसे यहाँ आ है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? आपका कंठ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ई है, इसका उच्चारण स्थान आपने अभी पढ़ा है, बड़े वाले ई का क्या है? आपका यहाँ पे प्यारे दोस्तों तालव्य है। जैसे द है, ये किस में आता है? तैथ है, द में, तो ये तय वर्ग के साथ जो इसका उच्चारण स्थान होगा उसके साथ हम इसे करेंगे। प्यारे दोस्तों आपको दोनों में से कोई एक चीज याद रखनी है। जैसे हमने यहाँ पे प्रयोग किया a प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। यानी कि ये जो ऊपर मैंने लिखा है ये तो आपका ये है। जब मैं ईचू ऐसा नाम तालव्य कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab का प्रयोग कर रहा हूं। और जब मैं ये कह रहा हूं कि ई च वर्ग यह और से, केवल मैं अगर इतनी बात करता हूं तो इसका मतलब ये हुआ
अगर मैं केवल इतनी बात करता हूं तो फिर मैं a प्लस बी स्क्वायर की बात कर रहा हूं। ये तो आप इसको याद रखो, ठीक है, या फिर आप इस पूरे सूत्र को, फार्मूले को याद रखो। अगर ये दो उच्चारण स्थान आपके हो गए हैं और यहां तक चीजें क्लियर हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहां तक चीजें क्लियर है जी। अगर यहां तक किसी का कोई भी डाउट किसी भी तरह का है जी, किसी का कोई डाउट? आप दोनों में से किसी को एक को याद रखो, ये तो ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ये आपका ये वाला है, और ये जो है ए प्लस बी स्क्वायर आपका ये वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू, थैंक यू। इसके बाद में तीसरा जो उच्चारण स्थान है दोस्तों आपका, वो है ये वाला। तीसरा उच्चारण स्थान है आपका रीटूर रसानाम मूर्धन्य। रीटूर रसानाम मूर्धन्य, इसमें से हमने क्या लिया, यहाँ से छोटा री लिया, जहाँ से छोटे री का उच्चारण होगा वहीं से बड़े री का होगा। इसका प्रयोग ऋषि में करते हैं, छोटे री का प्रयोग, और इसका प्रयोग रीचा में करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, रीचा में करते हैं। तो इसके बाद यहाँ क्या आ गया आपका, टे वर्ग। क्यों आ गया टे वर्ग, क्योंकि यहाँ टे पे ऊ की मात्रा लगी है, और इस ऊ की मात्रा का यहाँ मीनिंग है वर्ग। और इस टे वर्ग के अंतर्गत जो वर्ण हम लेते हैं प्यारे दोस्तों, वो कौन कौन से होते हैं, टे, ठे, डे, ढे और ये वाला आपका न। इसके बाद में फिर जो हमने यहाँ वर्ण लिया वो क्या है, ये रे आ गया आपका, यहाँ से ये टे वर्ग है, ये री है, और इसके बाद में ये वाला आपका षटकोण वाला से आ गया। आपके 8 हो गए कंप्लीट, 1 5 ये 6 7 और 1 8। इसके अलावा आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो यहाँ ये क्या हो गया, नाम वाले वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है प्यारे दोस्तों, मूर्धा। मूर्धन्य को हम क्या बोलते हैं, मूर्धा भी बोलते हैं। मूर्धा क्या है, हमारी खोपड़ी के अंदर जो खाली जगह स्पेस है वो अपने आप में मूर्धन्य कहलाता है। क्योंकि जीभ के ऊपर का जो हिस्सा है वहां से वायु सीधे टकराती है तो वो वाइब्रेशन पैदा करती है, कंपन पैदा करती है। तो मूर्धन्य जो वर्ण होते हैं वो हमेशा वाइब्रेशन के साथ हम उच्चारण कर पाते हैं, उनके अंदर कंपन होता है। तो टे, ठे, डे, ढे और न, ये क्या जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो आप अपने सर पर थोड़ा हल्का हाथ रखो और उच्चारण करके देखो, टे, ठे, डे, ढे, न। जैसे ही आपने यहाँ क वर्ग के वर्णों का उच्चारण किया, यहाँ हाथ रखो, कै, खे, गे, घे, तो आपको पता चल रहा है कि आप गले का प्रयोग कर रहे हो। आपका जो है कंठ आपका एक्टिव है इन वर्णों के उच्चारण में। जब आप चे, छे, जय, जय का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी जीभ ऊपर नीचे स्पर्श कर रही है आपके तालव्य स्थान को, इसी वजह से ये तालु से उच्चारण होते हैं। जब हम इनका प्रयोग कर रहे थे टेट है तो फेफड़ों ने जो वायु छोड़ी वो सीधे जाके मूर्धन्य से टकराई, जिसकी वजह से वाइब्रेशन पैदा हुआ। इसीलिए इनको कंपन वाले, वाइब्रेशन वाले हम वर्ण भी कहते हैं। तो री, टे वर्ग, री वाला रे और से, इसका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, आपका मूर्धन्य, मूर्धा या फिर मूर्धन्य। इसके बाद है आपका फोर्थ उच्चारण स्थान। जो ये फोर्थ उच्चारण स्थान है इसके अंतर्गत यहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, लर्तु लसा नाम, लर्तु लसा नाम, लर्तु लसा नाम दंतव्य। दंतव्य किसको कह रहे हैं, दांत को कह रहे हैं। यहाँ से क्या ले लिया हमने, ये वाला लिया। हमारा मतलब केवल और केवल प्यारे दोस्तों इससे, केवल इससे है। ये जो आपका कृष्ण में जो लगता है, तर्ण में लगते हैं, इसका उच्चारण दांत से होता है।
इसके बाद में फिर हमने यहाँ पर क्या लिया, तय वर्ग लिया। तो यहाँ पर चूंकि ये ऊ की मात्रा, इसका अर्थ वर्ग होता है, और तय वर्ग के अंतर्गत वर्ण कौन से आते हैं, तय, तय थे, तय थे, दे, धे, और इसके साथ में क्या है आपका न। फिर यहाँ से ये ले लिया, इससे ये लिया, ये बच गया आपका ये प्यारे दोस्तों ले, और इससे क्या ले लिया आपका ये से, और नाम का अर्थ क्या हो गया, नाम का अर्थ हो गया नाम वाले वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान है प्यारे दोस्तों आपका यहाँ दांत। तो यानी कि ये वाला लरी हो गया, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ले तो ऑलरेडी हमने यहाँ ले लिया है। तो यहाँ ये ले पे हमने इसलिए लगा लिया ताकि जब इसमें यहाँ प्रयोग कर रहे थे तो हमें इसके महत्व का पता चले। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है इस वाले लरी का, जो कि हम प्यारे दोस्तों कर्पा में प्रयोग करते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। जो हम तरण में प्रयोग करते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका जो उच्चारण स्थान है, ये जो हम लगाते हैं, इसका उच्चारण स्थान क्या है, दांत है। क्यों, क्योंकि हमारे पास सूत्र है, फार्मूला है, लर्तु लसानाम दंतव्य। तो इस वाले का उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका, यहाँ पे दंतव्य है। तय वर्ग के वर्णों का उच्चारण जब कर रहे हैं, तय, थे, दे, धे, तो आप देखो आपकी जीभ जो है दांतों पे लग रही है, और जब जीभ दांतों पे लग रही है तो आपके दांत भी एक्टिव हो रहे हैं। तो ये तय, थे, दे, धे और ने आप दांत से उच्चारण कर पा रहे हो। ले और से का भी उच्चारण किससे हो रहा है, आपका दांत से। इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं, आपके दंतव्य वर्ण। 1 और 5 ये 6, 7 और 1 8, मैक्सिमम एक ही जगह से आप 8 वर्णों का ही उच्चारण कर सकते हैं। कभी आप यहाँ न और मैं को इसमें काउंट नहीं करने, आपके 8 पूरे। तो यहाँ नाम का मतलब क्या है, नाम वाले। तो ये नाम सब में कॉमन आ रहा है, तो यानी कि इन नाम वाले वर्णों का उच्चारण स्थान, इन नाम वाले वर्णों का उच्चारण स्थान, फिर यहाँ पे इन नाम वाले वर्णों का उच्चारण स्थान, और फिर यहाँ इन नाम वाले वर्णों का उच्चारण स्थान। तो नाम शब्द सब में कॉमन आ रहा है, उसका मतलब क्या है कि ए कै वर्ग है और विसर्ग नाम वाले, यानी कि इन चिन्हों वाले, इन प्रतीक वाले, इन लिपि चिन्हों वाले वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो गया, आपका कंठ हो गया। तो नाम शब्द सब में क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहा है। क्लियर। अगर किसी का डाउट होगा तो साथ के साथ आप पूछ लेना। 3 तरीके हैं इन सब को कंप्लीट करने के। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं, एक तो इस फार्मूले के माध्यम से, उपध्मानीय नाम ओष्ठ, ओष्ठ किसे कहते हैं, होठ को। तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा, होठ से होगा। यहाँ पे हमने छोटा ऊ ले लिया, इसमें बड़े ऊ की मात्रा आई है। जब तक अब तक जितने भी थे उनमें सब में छोटे ऊ की मात्रा आती है। इसमें यहाँ छोटे ऊ की मात्रा है, इसमें यहाँ बड़े ऊ की है। इस बड़े ऊ का मतलब क्या हो गया, ये वाला ऊ हो गया। क्योंकि ये मात्रा पे आई है तो इसका मतलब पे वर्ग है। इसके बाद में फिर ये उपध्मानीय चिन्ह है, जैसे विसर्ग चिन्ह होता है ऐसे ही एक चिन्ह क्या होता है, उपध्मानीय। और यहाँ पर इसके अंतर्गत जो हमारे वर्ण आते हैं वो पे, फे, बे, भे और ये क्या है, मैं। तो पे, फे, बे, भे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके बाद में पे, फे, बे, भे। तो 2 और प्यारे दोस्तों 5 ये 7 और एक ये चिन्ह आपका 8। तो इन 8 नाम वाले वर्णों का उच्चारण स्थान, तो नाम का मतलब क्या हो गया, नाम वाले वर्णों का उच्चारण स्थान आपका क्या है, होठ। तो यहाँ वहां होठ नहीं देगा ऑप्शन में, आपको ओष्ठ ही देगा। ये आपका तत्सम शब्द है और ये इसका तद्भव है। तो हिंदी में हम होठ कहते हैं और प्यारे दोस्तों इसको यहाँ संस्कृत में हम ओष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पे वर्ग के सारे वर्णों का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं, होठ से करते हैं। इसके याद रखने के, इस उच्चारण स्थानों को करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। उन 3 तरीके में पहला तरीका आपका ये है कि हम प्यारे दोस्तों इन फार्मूले के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से हम इनको याद रखें। लेकिन इसको याद आप तभी कर पाओगे जब आप एक रजिस्टर पर, कॉपी पर या आप कोई प्लान पेपर लेके पहले आप उसके देख के लिखो, फिर दूसरी बार आप बिना देखे लिखो, फिर गलती होगी, फिर उसको करेक्शन करो, और तीसरी चौथी बार आप बिना देखे इन सबको लिखना स्टार्ट कर दोगे। कभी भी 8 के 8 आपको एक साथ रिवाइज नहीं करने हैं। 4 एक बार करो, 4 एक बार लिखो,
जैसे ही 4 कंप्लीट हो जाए तो फिर आगे के 4 कंप्लीट करो, एक तरीका। दूसरा तरीका ये था कि वो ये कहेगा कि इसका उच्चारण स्थान बताइए क्या है, और वो 4 ऑप्शंस आपको देगा, उसमें से एक ऑप्शन दे दिया उसने कंठ, एक दे दिया तालु, एक मूर्धन्य और एक दे दिया ओष्ठ। तो उस कंडीशन में आप वहां ये भी कर सकते हो कि आप फै का उच्चारण करके देखोगे। जैसे ही आपने फै का उच्चारण किया तो आपके जो होठ है वो खुल रहे हैं। जैसे मैं उच्चारण कर रहा हूं पै फै बै बै मैं, तो पै फै बै बै मैं जैसे मैं उच्चारण कर रहा था तो यहाँ मेरे होठ जो थे प्यारे दोस्तों वो क्या है, एक्टिव है। तो आपको ये ध्यान रखना, जब होठ एक्टिव है तो होठ के माध्यम से ही हम उच्चारण कर रहे हैं। अगर बाई चांस किसी के होठ कटे हुए हैं, कई बार होते हैं जन्मजात होठों में विकृति होती है, तो होठ की आकृति सही नहीं है, वो एक्सीडेंट हो गया है, कुछ दुर्घटना हो गई, उसमें होठ कट गए, तो आप इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाओगे, आप ऊ और ऊ का उच्चारण नहीं कर पाओगे। जब हम ऊ और ऊ का उच्चारण कर रहे थे तो हम अपने होठों से सर्कल बना रहे थे। आप उच्चारण करके देखो ऊ, तो जैसे ही हमने यहाँ पे ऊ का प्रयोग किया तो हमारे होठ क्या है, गोल गोल घूम रहे हैं। जब हम पै फै बै भै का उच्चारण कर रहे हैं दोनों होठ खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों ये बंद होना खुलना बंद होना खुलना किसमें होता है, होठों का पै फै बै भै मै में। तो इसका मतलब शरीर के किस अंग को आप इन्वॉल्व कर रहे हो पर्टिकुलर किसी वर्णों के उच्चारण स्थान में, ये आपका दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका ये है कि एक स्टूडेंट उच्चारण करे, दूसरा उसको देखे कि ये शरीर के किस अंग का इस्तेमाल उसके अंतर्गत कर रहा है। या फिर आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और शीशे के सामने खड़े होकर आप उच्चारण करो ऊ, या फिर प्यारे दोस्तों पै फै बै भै मैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये कितने हो गए आपके, 8 हो गए। कुछ बच्चों को जो है अलग दिमाग लगा के यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये सामान्य बुद्धि की चीज है, इसमें विशेष बुद्धि नहीं लगानी। न तो आपको साइंटिस्ट बनना है, ना साहित्यकार लेखक बनना है, आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर ये 1, इसके साथ ये क्या है यहाँ 2, और इसके साथ ये क्या है 5, तो यहाँ 2 और 5 7, और एक आपका ये चिन्ह होता है, ये क्या है 8। जिस प्रकार आपने यहाँ विसर्ग जो चिन्ह है, ये भी तो आपका चिन्ह है, ये बिंदु, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम ये इस रूप में कर रहे हैं, ठीक है। प्रातः में प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका प्रातः में पुनः में। अगर आप रेगुलर क्लास लेते हैं तो आपको ये दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं विसर्ग चिन्ह के बारे में बता चुका हूं आपको, अयोग वहा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है आपके प्रातः पुनः अतः, इन सब में हम विसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब विसर्ग का प्रयोग करें तो उच्चारण तो करना पड़ेगा, और जब उच्चारण करेंगे तो समय लगेगा, और समय लगेगा तो प्यारे दोस्तों फिर छंदों में मात्रा भी देनी पड़ेगी। तो इनका प्रयोग आप छंदों में भी करोगे। तो इस उपध्मानीय चिन्ह का प्रयोग आप किस में करते हो, संस्कृत के जो हमारे मंत्र होते हैं उनमें हम प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक शब्द देखा होगा मो अनुस्वार, तो ये क्या होता है, ये अवग्रह चिन्ह होता है। ये कौन सा चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। कौन सा चिन्ह होता है, ये अवग्रह चिन्ह होता है, इस एस की आकृति का होता है। जैसे विसर्ग का प्रयोग किया ऐसे अवग्रह, लेकिन यहाँ ये किसके स्थान पे आया है, यहाँ ये ए के स्थान पे आया है। किसके स्थान पे, ए के स्थान पे। तो इसको कौन सा चिन्ह कहते हैं, अवग्रह चिन्ह कहते हैं। ऐसे उपध्मानीय का प्रयोग हिंदी में ना होकर संस्कृत के मंत्रों में होता है, क्योंकि मंत्र का प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता है। और ये टोटल जो हिंदी व्याकरण है ये सारा का सारा आपका संस्कृत से ही लिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे ये 2 और 5 7 और 1 8, इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से कर रहे हो आप, होठ से कर रहे हो। कई बार ये भी पूछ लेगा इसका प्रयोग किसके साथ करोगे आप, अवग्रह का प्रयोग कै और ख के साथ होता है या फिर पै और फै के साथ होता है, कई बार ये भी पूछता है। तो कै या ख के साथ और पै और फै के साथ अवग्रह का प्रयोग इस रूप में होता है। तो ये क्या था आपका एक चिन्ह था। तो ये थे प्यारे दोस्तों 5 वे उच्चारण स्थान जिनसे आप ये अलग अलग वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इस वाले सह का जो प्रयोग आप कर पा रहे हो तो वो तो प्रयोग कर रहे हो आप दांत से, लेकिन यहाँ इसी वाले सह का प्रयोग आप कर रहे हो मुर्दा से, और यहाँ प्यारे दोस्तों इस वाले सह का प्रयोग कर रहे हो आप तालु से। तो तीनों तरह के सह का प्रयोग आपको अलग अलग स्थान से करना है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे प्यारे दोस्तों यहाँ पर इसमें टोटल संख्या 8 नहीं होती है, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे यहाँ संयुक्त उच्चारण स्थान को। तो ये जो बाकी आपके बच गए वो क्या है आपके संयुक्त
संयुक्त उच्चारण स्थान। तो संयुक्त उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 3। क्यों? क्योंकि आप इससे पहले 5 पढ़ चुके हो, और 5 और 3 कितने होते हैं? 8। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ संयुक्त उच्चारण स्थान के अंतर्गत आपके प्यारे दोस्तों जो उच्चारण स्थान है वो है यहाँ पर 6 नंबर, ये वाला ए दे तो कंठ तालव्य। जो वर्ण प्यारे दोस्तों दो अलग अलग वर्णों से मिलके बने हैं तो उनका उच्चारण स्थान भी दो अलग अलग जगह से ही किया जाता है। जैसे यहाँ से ये ए दे दिया, ये वाला ए हो गया, तो दे का मतलब दूसरा कौन सा? ये वाला, इसका दूसरा भाई। तो का मतलब होता है वे दोनों। तो का अर्थ क्या होता है? वे दोनों। यानी कि इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है प्यारे दोस्तों वो हमारा क्या है? कंठ है और तालु है। कंठ गले को कहते हैं और तालु तालव्य जो है तालु को कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनका उच्चारण स्थान दो क्यों है? इनका उच्चारण स्थान इस वाले आई का इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया जा चुका है कि ये ए और ई से मिलके बनता है, और ये जो बनता है प्यारे दोस्तों ये बनता है आपका ए और आई से मिलके, और ये जो आई बनता है आपका वो किससे बनता है? ए और ई से मिलके। तो हम यहाँ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका उच्चारण स्थान दो अलग अलग जगह से इसलिए होगा क्योंकि ये दो अलग अलग वर्णों से मिलके बनते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इसका उच्चारण स्थान आपने क्या पढ़ा है? कंठ है। ई का उच्चारण स्थान क्या पढ़ा है? तालु है। तो इसीलिए जब ये दो अलग अलग वर्णों से मिलके बनता है तो दो अलग जगह से ही इसका उच्चारण स्थान भी होगा। इसका उच्चारण करते समय आपको कंठ का भी प्रयोग करना पड़ेगा और तालव्य का भी प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें भी आपका ई आ गया, ई का उच्चारण स्थान तालु है और ए का उच्चारण स्थान कंठ। आप अभी भी पढ़ चुके हो। यहाँ पे सबसे पहले आपने पढ़ा ए का उच्चारण स्थान क्या है? आपका कंठ है, वो ले लिया हमने। फिर आपने यहाँ इसके बारे में पढ़ा, ई का उच्चारण स्थान क्या है? आपका तालु है। तो जब ये दो अलग अलग वर्णों से मिलके बना है तो उच्चारण स्थान भी इसके दो ही होंगे। ठीक है, तो कौन से दो? ए और ई। ए को कंठ और ई को तालु से उच्चारण करते हैं, इसीलिए ये कहलाया संयुक्त उच्चारण स्थान। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ आपका 7वां जो उच्चारण स्थान है वो है प्यारे दोस्तों अवधोतो कंठ ओष्ठ। अवधोतो क्या हो जाएगा जी आपका? कंठ ओष्ठ। यानी कि यहाँ कंठ और ओष्ठ का आप प्रयोग करोगे कैसे? इसमें से आपने ये वाला औ ले लिया। दो का अर्थ क्या हो गया? इसका दूसरा बड़ा भाई। इसका दूसरा बड़ा भाई कौन सा है? ये वाला औ है। और तो का अर्थ क्या होता है? तो का अर्थ होता है वे दोनों। तो का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? वे दोनों। तो इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो गया आपका? यहाँ पर इससे हमने यहाँ कंठ ले लिया और इससे हमने क्या ले लिया प्यारे दोस्तों? यहाँ ओष्ठ ले लिया। और जब हम इनका प्रयोग करते हैं किस रूप में? इनका प्रयोग यहाँ हम करते हैं प्यारे दोस्तों ए के रूप में और इसके बाद में ऊ के रूप में। तो ये जो बनते हैं आपको ये ध्यान रखना है, ये जो बनते हैं हमारे ये किससे मिलके बनते हैं? ये ए से मिलके बनते हैं और ये प्यारे दोस्तों ऊ से मिलके बनते हैं। और ये वाला जो औ बनता है आपका ये किससे मिलके बनता है? ये ए और औ से मिलके बनता है। ए और औ। और ये किससे मिलके बनता है? ये बनता है आपका ए और ऊ से मिलके। तो बात क्या है? बात है यहाँ पर ये कि ए का उच्चारण कंठ से होता है, ऊ का किया जाता है ओष्ठ अर्थात होठ से। तो जब ये ए और ऊ से मिलके बनता है तो इसका उच्चारण स्थान भी प्यारे दोस्तों दो अलग अलग जगह से होगा। इसी वजह से इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ और ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ ओष्ठ। जैसे आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से तो हमने ये ले लिया प्यारे दोस्तों ये वाला आई। ठीक है, तो यहाँ से क्या ले लिया हमने? इस वाले आई का प्रयोग किया है। ये दे का मतलब क्या हो गया? ये दूसरा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दूसरा मतलब इस पे दो मात्रा या दो मात्रा इसकी होती है, इसकी मात्रा एक होती है। जैसे हमने यहाँ रमेश लिखा तो इसकी मात्रा एक होती है। जैसे हमने यहाँ सदैव लिखा
इसकी मात्रा क्या होती है, 2 होती है। तो यानी कि 2 मात्रा वाला तो ये हुआ ना आपका। और तो का अर्थ वे दोनों होता है। तो का अर्थ वे दोनों क्यों होता है, क्योंकि यहाँ आपको ध्यान रखना है से का अर्थ वह होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो का अर्थ वे दोनों होता है। तो का अर्थ क्या होता है, वे दोनों। और ते का अर्थ क्या होता है, ते का अर्थ होता है वे सब। त्वम का अर्थ तुम होता है। त्वम का अर्थ क्या होता है, तुम होता है। और अहम का अर्थ क्या होता है, मैं होता है। तो यहाँ ये आपके संस्कृत के प्रोनाउन है, संस्कृत के सर्वनाम है, और ये आपके हिंदी के सर्वनाम है। ये क्या है, ये संस्कृत के और ये हिंदी के। तो इनमें से प्यारे दोस्तों हमने किसको ले लिया, यहाँ इस वाले तो को ले लिया। तो इस वाले तो का अर्थ क्या हो गया, वे दोनों। इस वाले तो का अर्थ क्या हो गया, वे दोनों। यहाँ पर इस वाले तो का अर्थ क्या हो गया, वे दोनों। वे दोनों कौन से, ये जो इसके आगे लिखे हैं, वे दोनों का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु हो गया, और इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ हो गया। अब बच गया प्यारे दोस्तों आपका एक लास्ट, और वो क्या है, वो है आपका यहाँ पे वकार से दंत ओष्ठ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वे आकार वाला। तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया वे आकार वाला जो है, उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा जी, यहाँ उसका उच्चारण दंत और इसके बाद में ओष्ठ। तो ये दो अलग अलग वर्णों से मिलके नहीं बना है, वह एक ही वर्ण है आपका, वह एक ही वर्ण है, लेकिन इसका उच्चारण स्थान क्या है, आप दांत और होठ दोनों से मिलके करोगे। जब आप वह का उच्चारण करोगे प्यारे दोस्तों, तो आपकी जो जीभ है वो कहाँ लग रही है, दांतों पे लग रही है, वह। तो जैसे वह का प्रयोग किया, जीभ लगी दांतों पे, दांतों पे जीभ लगी, दांत आपके खुले, और दांतों के ऊपर आपके होठ है। तो यानी कि जब आपके दांत खुलेंगे तो उनके साथ होठ भी खुलेंगे। आप खोल के देख लो, आप शीशे के सामने खड़े होके, या खुद अपना अनुभव कर लो। तो दांत के प्यारे दोस्तों ऊपर आपके होठ है, जब जब दांत खुलेंगे तब तब होठ भी खुलेंगे। इसलिए वह का उच्चारण करते समय हम दो शरीर के अंग पार्ट एक साथ एक्टिव करते हैं, एक दांत और दूसरे क्या है, होठ का। इसी वजह से क्या बन गया, दंत ओष्ठ, जहां हम दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग करें। वकार से मतलब क्या हो गया, वह आकार वाला। तो वह आकार मतलब ये, तो आकार हम कैसे, प्रत्येक वर्ण की अपनी एक अलग आकृति है, इसकी आकृति ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी आकृति ये है। इसी वजह से तो इनको लिपि चिन्ह कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, लिपि चिन्ह कहा जाता है। इनको वर्णों को क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह भी कहते हैं, ध्वनि भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ण की अपनी एक आकृति है जो कि दूसरे से भिन्न है। इसी वजह से लिपि चिन्ह भी कहलाते हैं। तो अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हो, क्योंकि हमने प्यारे दोस्तों 8 उच्चारण स्थान यहाँ कंप्लीट कर लिए, तो यहाँ आपको बताया गया कि वर्णों के प्यारे दोस्तों जो उच्चारण स्थान हैं तो वो कितने हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है, या वर्णों के उच्चारण स्थान। तो जितने भी वर्ण पढ़े वो कितने हैं आपके प्यारे दोस्तों, 52 वर्ण हैं, और उनको 8 जगह से आप उच्चारण करते हैं। तो ये थे आपके वर्णों का उच्चारण स्थान। और इसके साथ आपको एक और पढ़ना है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से 8 ही होते हैं, लेकिन एक 9वां भी होता है, ये आपको ध्यान रखना। मैं 9 संख्या तो यहाँ नहीं लिखूंगा, फिर आप क्वेश्चनों को गलत कर दोगे। लेकिन प्यारे दोस्तों एक जो प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है उसको हम 2 जगह से उच्चारण कर सकते हैं। जैसे ये होता है आपका यण नण नम, तो ये प्रत्येक वर्ग का हमने अंतिम वर्ण ले लिया। तो यण नण नम नासिक्य, तो इनका उच्चारण हम नासिका से भी करते हैं। जो अनुनासिक वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है उसका उच्चारण कहाँ से कर रहे हैं हम, नासिका से। तो इन सब के 2 उच्चारण स्थान हैं। इन सब के क्या है प्यारे दोस्तों, 2 उच्चारण स्थान है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इन सब का उच्चारण स्थान नासिका नाक तो है ही, लेकिन ये किस में आता है, ये कै वर्ग का अंतिम वर्ण है। ये क्या है, ये कै वर्ग का अंतिम वर्ण है। ये किस में आता है,
ये च वर्ग का अंतिम वर्ण है, और ये ट वर्ग का अंतिम वर्ण है। किसका? ट वर्ग का अंतिम वर्ण। और ये त वर्ग का अंतिम वर्ण है, और ये क्या है? प वर्ग का अंतिम वर्ण है। ये किसका है? प वर्ग का अंतिम वर्ण है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इनका और क वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है? कंठ से उच्चारण करते हैं। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है प्यारे दोस्तों? तालव्य होता है। ठीक है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य। ऐसे ही यहाँ त वर्ग का उच्चारण स्थान दैद है, इसमें क्या होता है? हमारा दंतव्य होता है, दांत से हम इनका उच्चारण करते हैं। और प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो किसका होता है? वो हम ओष्ठ अर्थात होठ से करते हैं। तो इनके दो दो उच्चारण स्थान है। कई बार वो वर्ग ही पूछ लेगा आपसे कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। पूरे क वर्ग के क ख ग घ, और उसी में ये पांचवा वर्ण आ जाता है। तो ये इनको पंचम वर्ण भी कहते हैं, इनको अनुस्वार वर्ण भी कहते हैं, इनको अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। इनके उच्चारण दो जगह से है। अब एक तो उच्चारण स्थान इसका कंठ हो गया, दूसरा नासिका है। अब वो ऑप्शन में जो भी दे दें, वो ऑप्शन में जो भी दे दे, तो इनके दो उच्चारण स्थान हो गए, एक कंठ और दूसरा क्या हो गया? नाक। एक कंठ दूसरा नाक, एक कंठ तो एक यहाँ पे तालव्य दूसरा नाक, एक कंठ और दूसरा क्या हो गया? आपका नाक हो गया। यानी कि एक साथ दोनों से नहीं करेंगे, तो वो उसके ऊपर डिपेंड है। वो पूछ रहा है आपको इसका बताइए जी उच्चारण स्थान क्या है, और उसने ऑप्शन में नासिका दिया नहीं है। इसी नासिका को हम क्या कहते हैं? वो नासिक्य कहे या प्यारे दोस्तों यहाँ नासिका कहे, नासिका या फिर नाक कहे, बात एक ही है। या तो वो जब इसको पूछेगा या तो वो ऑप्शन में मूर्धन्य देगा, मूर्धन्य नहीं दिया तो फिर नासिका, नाक या नासिक्य देगा। तो फिर ये आंसर है। तो इनके दो दो उच्चारण स्थान है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना, देखो अभी इन सबको पढ़ा है आपने। ये देखो यहाँ क वर्ग में ये रहा आपका, इसका उच्चारण स्थान आप कंठ पढ़ चुके हो। इसके बाद में यहाँ ये देखो, ये इसका उच्चारण स्थान आप तालव्य पढ़ चुके हो। इसको देखो यहाँ, इसका उच्चारण स्थान आप मूर्धन्य पढ़ चुके हो। इसके बाद न को देखो, न का उच्चारण स्थान दंतव्य पढ़ चुके हो। तो ये मैं का उच्चारण स्थान क्या है आपका? ओष्ठ है। लेकिन चूंकि यण नणनम इनका प्रयोग किससे करते हैं? हम नासिका से करते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हम नाक का भी सहारा लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नाक का भी सहारा लेते हैं, ये ध्यान रखना है। हाँ जी, आप भांति भांति की किताब पढ़ोगे तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार खाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये किताबें जब लिखी गई थी तो उस समय आपकी एज 10-12 साल रही होगी। उसके बाद न तो उसमें कुछ ऐड किया गया, न उसमें कुछ करेक्शन की गई, न उसमें से कुछ हटाया गया। तो जो चीजें अपडेट नहीं हैं उसके आधार पे आगे बढ़ोगे सत्यम, तो फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है, इसलिए विद्वान नहीं बनना है आपको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से जो भी क्वेश्चंस की वैरायटी पूछी जा रही है उनके आधार पे यहाँ चीज़ों को लेके आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलो जी, ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको। ये क्या है आपका? ये यण नणनम नासिक्य है, यानी कि यहाँ पर एक और उच्चारण स्थान है आपका जो 8 पढ़े। उसके अलावा हम नाक का भी इस्तेमाल पर्टिकुलर कुछ वर्णों में करते हैं। अगर यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो आप अपना डाउट ले सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, क्योंकि वर्णमाला के 5 सेक्शनों में से हम प्यारे दोस्तों 2 सेक्शन यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें करना है तीसरा सेक्शन, और वो है हमारा यहाँ पर तीसरा सेक्शन वर्ण विन्यास, वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद, वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। तो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वर्ण विन्यास का ही दूसरा नाम वर्ण विच्छेद भी होता है। इसमें क्या करते हैं हम शब्दों को ले लेते हैं, शब्दों को लेके उसको अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ शब्द आ गया प्रकृति। अब इस प्रकृति में कितने स्वर है और कितने व्यंजन है, और कौन से स्वर है और कौन से व्यंजन है, वो ये आपसे पूछेगा। ठीक है, वो ऑप्शन दे देगा आपको 3 स्वर 4 व्यंजन, 2 स्वर 1 व्यंजन, इस तरीके से। या फिर वो क्या करेगा, इस रूप में आपको ऑप्शन से देगा। ये जो प्रकृति शब्द बना है ये कैसे बना है ये आपको बताना है।
तो ये क्या है आपका आधा पै है, और इस आधे पै के साथ में यहाँ पे क्या लगा है, ये रे है। और जब ये रे पूरा है तो इसको भी हमें किस रूप में लिखना पड़ेगा, स्वर और व्यंजन के रूप में। हम वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद उसे कहते हैं जो हमारे प्यारे दोस्तों वर्ण होते हैं उनको स्वर और व्यंजन के रूप में अलग अलग करने की रीति को वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहते हैं। दोबारा ध्यान से सुनो, इसकी डेफिनेशन क्या है। यानी कि शब्दों के अंदर हम वर्णों का प्रयोग करते हैं, उन वर्णों को स्वर और व्यंजन के रूप में अलग अलग लिखना ही वर्ण विन्यास और वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो ये यहां से लेके यहां तक ये प्यारे दोस्तों क्या हो गया आपका, ये बन गया। तो जब भी दो व्यंजन एक साथ हो उनमें पहले वाला व्यंजन क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये दो व्यंजन एक साथ है तो ये पहले वाला आधा हो गया आपका, ये पे आधा हो गया, और दूसरा क्या है इसमें रे पूरा हो गया। तो दो व्यंजन जब एक साथ होंगे तो उनमें पहले वाला क्या होगा, आधा होगा, और दूसरा क्या होगा, पूरा होगा। ऐसे ही फिर यहाँ पे देखिए, इसके बाद हमने किसका प्रयोग किया, यहाँ कै, और कै के साथ में क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ ये वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिलके यहाँ क्या बना रहे हैं, ये वाला बना रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या है प्यारे दोस्तों, ये आधा तय है, और इस आधे तय के साथ में क्या है, ई। किसी भी व्यंजन में केवल एक ही स्वर होता है, दो स्वर एक साथ नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो बना आपका, ये ती बन गया। तो जब आप इनको आपस में जोड़ रहे थे, इनको जब आपने आपस में जोड़ा तो इनसे कौन सा शब्द बन गया आपका, प्रकृति। तो जब हम इन वर्णों को आपस में जोड़कर शब्द बना रहे होते हैं तो उसको प्यारे दोस्तों हम वर्ण संयोग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वर्ण संयोग बोलते हैं। तो ये क्या कर दिया हमने, वर्ण संयोग। और जब हम किसी शब्द को स्वर और व्यंजन में अलग अलग लिख रहे होते हैं तो उसको हम वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद बोलते हैं। तो वो क्या करेगा, वो या तो इसको देगा और पूछेगा कि इससे कौन सा शब्द बना है, 4 ऑप्शन में 4 शब्द दे देगा आपको, या फिर वो कहेगा प्रकृति का सही वर्ण विच्छेद बताइए या वर्ण विन्यास बताइए कौन सा है। इस तरह से 4 ऑप्शन देगा, और उसमें गलती क्या करेगा, कहीं से ये आय को गायब कर देगा, कहीं यहाँ हलंती नहीं देगा, इसको पूरा देगा। ठीक है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है परिभाषा क्या है वर्ण विन्यास वर्ण विच्छेद की, कि वर्णों स्वर और व्यंजनों को अलग अलग, वर्णों के स्वर और व्यंजन के रूप को अलग अलग करने की रीति को वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास कहते हैं। क्लियर, बात समझ में है। चलो जी, लाइव होने पर बैक नहीं होते हैं। चलो जी, हाँ, जब क्लास रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो उस समय बैक हो जाना। ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी सही 9 मिनट के बाद में, फिर आगे पीछे जितना भी जाना है रंजन जी फिर आप अपने आप कर सकते हैं। अभी केवल आप सुविधाओं पे ध्यान मत दो, अभी केवल स्ट्रगल पे, मेहनत पे, क्योंकि ज़्यादा सुविधाओं का आनंद लोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि आपसे पहले वाली पीढ़ी और उससे पहले वाली पीढ़ी जिन्होंने सिलेक्शन पाए हैं उन्होंने आपसे भी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। अब तो बहुत सारी चीज़ आ गई, भांति भांति की किताब है, भांति भांति के टीचर हैं, विभिन्न प्रकार का कंटेंट है, कुछ में चित्र हैं, कुछ कलरफुल है। लेकिन अल्टीमेटली मुद्दा यही है कि अगर आप मेहनत करके पढ़ोगे, टीचर के साथ इन्वॉल्व होके पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाए रखोगे, तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये क्या था जी आपका वर्ण विन्यास और वर्ण विच्छेद। इसके बाद में फिर दूसरा शब्द देखिए जी, आपसे फिर क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा यहाँ पर इसका वर्ण विन्यास आपको करना है। क्या करना है, इसका वर्ण विन्यास करना है। कैसे करोगे, यहाँ पर ये कैसे बना है, आधा कै, इसके बाद में इससे और इसके बाद है। तो ये किससे बन गया जी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया आपका ये वाला। इसके बाद में फिर दूसरा देखो जी, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ आधा तय है, इसके बाद में ये रे भी है और ये ई भी है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो बन गया आपका वो बन गया आपका ये वाला। फिर इसके बाद में क्या है, इसके बाद में यहाँ पर ये है और ये के साथ में ए लगा हुआ है। तो किसी भी व्यंजन में एक स्वर होता है, कभी भी दो नहीं होते हैं। जब हम आपस में इनको जोड़ेंगे
तो इनसे जो शब्द बनेगा प्यारे दोस्तों, वो शब्द क्या बनेगा, वो बनेगा क्षत्रिय। जब आपने ये शब्द बनाया, इसको हमने वर्ण संयोग कहा। इसको हमने क्या कहा, इसको हमने वर्ण संयोग कहा। और जब आपने ये किया, इसको हमने वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहा। इसको क्या कहा हमने, वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। तो आप इसमें कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं, ये आपसे पूछेगा वो। फिर आप काउंट करोगे। क्या काउंट करोगे जी इसमें यहाँ 1 2 और 3। तो स्वर की संख्या कितनी है, 3। 2 3 4 और 1 5। तो इसमें 5 व्यंजन और 3 स्वर। और कुल वर्ण 5 व्यंजन 3 स्वर, 5 और 3 8 वर्णों का प्रयोग हुआ है। 8 वर्ण का प्रयोग हुआ है, जिसमें 5 व्यंजन है, 3 स्वर हैं। तो ये कितने हो गए, 8 वर्ण। वो इस रूप में भी पूछता है। फिर यहाँ पर क्या है, इसमें से प्यारे दोस्तों 1 2 और 3, ठीक है। इसके बाद 2 3 और 1 4। इसमें 4 व्यंजन और 3 स्वर। 4 व्यंजन 3 स्वर, तो कितने हो गए, 7 वर्णों से मिलके ये आपका बना है। क्लियर। तो ये 7 वर्णों से मिलके आपका प्रकृति शब्द बना है जी। नोट नहीं करना है। देखो हिंदी जैसे सब्जेक्ट में भी अगर आप रजिस्टर भरने पे काम करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। आपके ब्रेन के अंदर परमात्मा ने बहुत सारे फोल्डर बनाए हैं। उसमें से एक फोल्डर हिंदी का है, एक रीजनिंग का है, एक जीएस का है और एक मैथ का है। अभी हिंदी वाला जो फोल्डर है वो खाली पड़ा हुआ है, उसमें कुछ सेव ही नहीं है। मैथ वाला तो ओवरफ्लो हो चुका है, क्योंकि 4 साल से मैथ पढ़ रहे हैं और फिर भी फ्री नहीं हो पाए, ठीक है। रीजनिंग वाला भी 50% से ज्यादा भर चुका है। तो हिंदी वाला जो फोल्डर है वो सारा खाली पड़ा है। तो जब आप क्लास ले रहे हो तो आपको समझने पे जोर देना है, ठीक है। तो ये अपने आप में ब्रेन जिस तरीके से काम करता है, अगर आप उस चीज को नहीं समझोगे, अपने तरीके नहीं बदलोगे, तो आप एक बड़ी भीड़ का हिस्सा होंगे जो बार बार फार्म भरेंगे लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। यहाँ आप ये देखो कि आपके साथ पढ़ने वाले कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2 घंटे में बहुत ज्यादा अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, और आप दिन रात सुबह शाम लगे रहते हैं, फिर भी वही बात, वही स्थिति, वही स्कोर। तो उसका रीजन क्या है, उसका सोचने समझने का तरीका अलग है और आपका सोचने समझने पढ़ने का तरीका अलग है। और ब्रेन सबके पास एक जैसा, जो जितना ज्यादा इस्तेमाल करेगा उसका ब्रेन उतना ही फास्ट काम करेगा। दिक्कत यहां इस बात की है कि आपके ब्रेन को जंग लग चुका है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं साइकोलॉजी का टीचर हूं, मैं बीएड एमएड कर चुका हूं, और मस्तिष्क जिस तरीके से काम करता है, और जो तमाम छोटे बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल, कई बार वो एक्टिव नहीं होते, 7 साल में जाके एक्टिव होते हैं, और इसके बाद कई बार 14 साल का बच्चा है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता है, लेकिन एक 25 साल का बच्चा भी कई बार 14 साल वाली हरकतें करता है। ये सारे हमारे अध्ययन के विषय रहे हैं। तो इसलिए आप जितना ज्यादा इस ब्रेन को इस्तेमाल करोगे उतना ही ज्यादा इसकी स्पीड बढ़ेगी, उतना ज्यादा इसकी कैचिंग पावर बढ़ेगी। और समस्या यहाँ यही है कि आप शरीर का इस्तेमाल तो खूब कर रहे हो, दे दनादन हाथ चला रहे हो देव, लेकिन आप ब्रेन का सही जगह सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां अल्टीमेटली जो आपसे पूछा जा रहा है, आपसे हिंदी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सब आपका आईक्यू लेवल टेस्ट कर रहे हैं। तो आईक्यू लेवल क्या है आपका, बुद्धि लब्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, बुद्धि लब्धि। यानी कि जो आपकी मानसिक आयु है ना, एक तो है आपकी मानसिक आयु, मानसिक आयु, और एक है आपकी वास्तविक आयु। वास्तविक आयु वो है कि जितने बर्थडे आप मना चुके, जितने केक काट चुके हो आप, वो आपकी वास्तविक आयु है। अब यहां समस्या ये आ रही है, जो सरकार या डिपार्टमेंट जो चाह रहा है वो ये चाह रहा है कि यहां एक बच्चा है जो 25 साल का हो चुका है, लेकिन वो 25 साल वाला बच्चा मानसिक आयु 15 साल वाले बच्चे की रखता है।
तो इसका मतलब वो अभी सरकारी नौकरी के लायक नहीं है। आप खुद ही देख लो। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ये जो 15 साल आपकी मानसिक आयु है, आप फंक्शन कर रहे हो 15 साल वाले बच्चे का, हो आप 25 साल के, इसमें जो आएगा प्यारे दोस्तों परसेंटेज आपका, वो ये आएगा कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इस गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को जो बार बार परीक्षा लेके आपका आईक्यू लेवल टेस्ट कर रहे हैं, ये कभी आपसे मैथ, रीजनिंग, जीएस और ये सब पूछे जा रहे हैं, ये चीजें क्या होनी चाहिए? अगर आपकी ये बराबर है तो भी बात नहीं बनेगी। अगर आप 25 साल के हो, ये तो सारे ही है, और ये आप वास्तविक आयु भी 25 है, मानसिक आयु भी 25 है आपकी, तो भी बात नहीं बनेगी, तो भी बड़ी भीड़ का हिस्सा हो। आपकी ये जो मानसिक आयु है ये ज्यादा होनी चाहिए। 25 साल में 28 साल वाले बच्चे को बीट करोगे तब जाके सिलेक्शन होगा। अगर आप 18 साल के हो तो आप 20-21 साल वाले जो बच्चे हैं उनका जो अचीवमेंट है उनको बीट करके आपको पहली पंक्ति में खड़ा होना, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब जाके बात बनती है, ऐसे नहीं बनेगी। तो इसीलिए जो फोल्डर हिंदी का खाली पड़ा है दिमाग में, उसमें जाके चीज़ों को सेव करो, रजिस्टर भरोगे, ठीक है, दोबारा मौका मिलेगा नहीं रिवाइज करने का। ये हिंदी सब्जेक्ट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पहले आप इसको रजिस्टर पे उतारोगे, फिर इसको समझोगे, उसके बाद में फिर अपने खुद के नोट्स बनाओगे, फिर उनको प्रैक्टिस करके देखोगे। ऐसे तो आप मैथ में करते आए हो, 4 साल हो गए, आज तक नहीं सीख पाए हो। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जिस एज ग्रुप में आप हो उस एज ग्रुप के मुकाबले 2-3 साल ऊपर का अचीवमेंट हासिल करना है, उसी साल सिलेक्शन हो जाएगा जिस साल आप फॉर्म भरोगे। अदरवाइज 2-3 साल तैयारी करते रह जाओ, जब तक अपने आईक्यू लेवल को नहीं बढ़ाओगे, मानसिक आयु पे काम नहीं करोगे, आपका रोज का अचीवमेंट जबरदस्त नहीं होगा, ठीक है, तब तक फिर आप इन सब चीज़ों में ऐसे उलझे रहोगे। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या है, जब टीचर पढ़ा रहा है, खासकर मैं अपनी क्लास की बात बता रहा हूँ, आप सबसे ज़्यादा जरूरी है चीज़ों को समझो, सारा फोकस दाएं बाएं से हटा के सिर्फ यहाँ। आपको बहुत सारी दिक्कत है, कोई हरदेव भारी जैसा कोई दिक्कत है, ठीक है, किताब पढ़ के आ गया, आप ये मान के चलो कि मुझे 0 आती है, हम नील है, हिंदी में कुछ नहीं आता, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया। मैं मानता हूँ आप में से बहुत सारे बच्चे साहित्यकार हैं, बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे तो साइंटिस्ट बनेंगे, पढ़ हिंदी रहे बनेंगे साइंटिस्ट, ठीक है, आइंस्टीन के बाप पैदा हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो वो दिक्कत ये होती है कि ध्यान ही नहीं रहता कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं। और ये कई बार ये दिक्कत ये होती है कि मान के चलो घर से चले ठीक ठाक खुश, और रोड पे 4 तरह के आदमी थे, ठीक है, चारों से बात की तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो गया। तो आप अपनी बुद्धि को अपने अनुसार चलाओ, बाहर का जो उस पर असर पड़ रहा है, ठीक है, उससे प्रभावित मत करो अपने आप को। आप जो हो बिल्कुल ठीक ठाक हो, परमात्मा ने ठीक ठाक हाथ पैर नाक कान सब दिए, सब काम कर रहे हैं, ठीक है, सबका आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आंख का इतना इस्तेमाल कर रहे हो, आपको करना ही नहीं चाहिए। कान का इतना इस्तेमाल कर रहे हो, स्टूडेंट लाइफ में इतना कम करना ही नहीं चाहिए, लेकिन दिमाग का बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तो दिमाग का जितना इस्तेमाल करोगे, जितना इसको रगड़ोगे, जितना इसके अंदर सेव करोगे, उतनी ही इसकी पावर बढ़ती है। ये सच्चाई है। आप में से आज तक किसी भी बच्चे ने 0.3% दिमाग का इस्तेमाल किया ही नहीं, क्योंकि 0.7% तो आइंस्टीन ने किया था, इसका आईक्यू लेवल सबसे ज्यादा जबरदस्त था। 0.7%, 1% की तो बात ही दूर। तो परमात्मा ने एक चीज आपको ऐसी दी है, वो आपका ब्रेन है, वो आपका मस्तिष्क है, वो आपका दिमाग है, ठीक है, उसका इस्तेमाल ज्यादा करो। यही चीजें रट्टा मारते मारते आप 4 साल तो यहाँ तक आए हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्यारे दोस्तों क्या है, आपके 1, 2 और ये 3 आपके स्वर हो गए, 1, 2, 3 और प्यारे दोस्तों 4 आपके क्या हो गए यहाँ पर ये व्यंजन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल लेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। मेरे दूसरी क्लास का टाइम हो गया। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो कल फिर मिलते हैं वर्ण विन्यास, वर्ण संयोग और हिंदी शब्दकोश में वर्णों व शब्दों के निश्चित स्थान के साथ। धन्यवाद।